मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। जीव विज्ञान पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ अभी तक जो हो चुका है जीव विज्ञान से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ देख लो, जो भी यूट्यूब पे देखने वाले बच्चे हैं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हस्तलिखित पीडीएफ है। तो इसके लिए आपको ज्ञापन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और इसका लिंक जो है अभी यूट्यूब में उसके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो कुछ प्रश्न हैं जो पूछते हैं। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? सजीव कोशिका ल्यूवेनहॉक। किसने? ल्यूवेनहॉक। और कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। भूलते जा रहे हो हैं पीछे का। और सबसे तेजी से मानव शरीर के कौन से अंग में कोशिका विभाजन होता है? लीवर में। सबसे तेजी से लीवर में। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। किसका? माइकोप्लाज्मा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री? राइबोसोम। कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? आरएनए। कौन करता है? आरएनए। कौन करता है? आरएनए। आरएनए में भी कौन सा? आरएनए। 3 आरएनए बताए थे, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए करना है। और कौन निर्देश देता है प्रोटीन निर्माण करने का आदेश? कौन देता है? डीएनए निर्देश देता है। मैसेंजर तो देता है ले जा पकड़ के, क्योंकि 10 जो है अनावश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं और 10 आवश्यक एमिनो एसिड बाहर से जो खाते पीते हैं उससे मिलते हैं। तो 10 आवश्यक वालों को लेकर कौन जाता है? जो है ट्रांसपोर्ट आरएनए, वो लेके जाता है राइबोसोमल के पास में। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और सेल वाल किसके बने होते हैं? सेलुलोज को। सेल वाल सेलुलोज। और यातायात नियंत्रक किसको कहा गया है? यातायात नियंत्रक गोल्जी बॉडी। किसको कहा गया है? गोल्जी बॉडी को। और कंकाल तंत्रिका वो इसका क्या नाम है? सेल का, कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा गया है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको कहा गया है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए सेल के किस भाग में पाया जाता है? कोशिका के न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने रखा था? पुरकिंजे ने। किसने नामकरण किया था? पुरकिंजे ने। और लवक यानी प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हरित लवक और वर्णी लवक और अवर्णी लवक है। ये क्या कौन से सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में या एनिमल सेल में या दोनों में? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जिसमें ये पाया जाएगा वो हरित जो है उसमें हरित प्लास्टिक पाया जाएगा, तो वो भोजन अपना स्वयं बना लेगा। और क्या जो चलने फिरने वाले जीव जंतु हैं भोजन बना लेते हैं क्या? वो तो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो इसलिए जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में ही पाया जाता ना तो हम ना यहाँ पढ़ा रहे होते ना आप पढ़ रहे होते, सबको भोजन अपने आप ही मिल जाता। जब भोजन मिल जाता तो हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। भाई खाने के लिए तो आदमी कमाई करता है, तो ईश्वर पता नहीं क्यों छोड़ गया, यहाँ लवक डाल देता शरीर के अंदर। हम लोग अपना खाना बना लेते, चुपचाप बैठे रहते अपने अपने घरों में, कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है।
और इसके अलावा मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 46। ऑटोसोम कितने होते हैं, हेट्रोसोम कितने होते हैं? 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ी हेट्रोसोम, 1 जोड़ी हेट्रोसोम। और कौन सा क्षार पाया जाता है डीएनए में? कौन सा क्षार पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार। और किस बॉन्ड से बंधे रहते हैं ये क्षार? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? और डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? इस तरीके से जो डबल हेलिक्स मॉडल था, डीएनए तो है ही है, डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक महोदय ने 1953 में। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1962 में। तो डबल हेलिकल मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है। और जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, ठीक। तो ये तुम्हारा कुछ जो है रिवीजन है, इसको हमेशा पढ़ते रहा करो, रिवाइज किया करते रहा करो। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन, ठीक। तो इस तरीके से ये तुम्हारा जो है जीव विज्ञान में रिवीजन था। अब हम लोग जीव विज्ञान में आज क्या पढ़ेंगे? कौन सा टॉपिक है? ऊतक। हाँ, ऊतक पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। टिश्यू टिश्यू है बहुत बड़ा इशू, तो इसको पढ़ लो। तो सबसे पहले एक सिनेरियो दिमाग में बना लो। सबसे पहले एक सिनेरियो दिमाग में बनाओ। सिनेरियो ये है कि यहाँ पर जो है होता है बिग बैंग। क्या होता है? बिग बैंग। बिग बैंग होता है, महाविस्फोट होता है। और बिग बैंग के बाद में यूनिवर्स की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है। और यूनिवर्स की उत्पत्ति के बाद में सोलर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सोलर सिस्टम, सौर परिवार बनता है हमारा, सौर परिवार। और सौर परिवार का ही कौन सा एक अंग है हमारा? अर्थ। क्या बन जाता है? अर्थ बनता है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बना। कौन क्या बना? 4.6 अरब। प्रश्न यहाँ से आते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पहले। और यूनिवर्स कब बना था? 13.7 अरब वर्ष पहले। कब बना था? 13.7 अरब वर्ष पहले। और बिग बैंग कब हुआ था? 15 अरब वर्ष हुआ पहले। कब हुआ था? 15 अरब वर्ष पहले। 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ और उसके बाद यूनिवर्स बन गया 13.7 अरब वर्ष पहले। और सोलर सिस्टम बना, फिर अर्थ बना। अब पृथ्वी पर जो है तीन मंडल बने। सबसे पहला क्या बना? स्थल मंडल। सबसे पहला क्या बना? स्थल मंडल। और इसके बाद में बना वायुमंडल। इसके बाद में क्या बना? वायुमंडल। और इसके बाद में क्या बना? जीवमंडल। इसके बाद में जीवमंडल। तो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर बना। क्या बना? लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर। कौन सा बना? हाइड्रोस्फीयर। तीनों मंडल बन गए। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, इस पे क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया हुई। और रासायनिक अभिक्रिया से सबसे पहला जैविक तत्व कौन सा आया? जीव द्रव आया। क्या आया? जीव द्रव। क्या बोलते हैं जीव द्रव को? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म आया। क्या आया? ये जीवन की, इसीलिए इसको जीवन की पहली इकाई कहा जाता है। आरंभिक इकाई क्या है? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी पर मतलब क्या बन गए? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बन गए। तो जीव द्रव की उत्पत्ति हुई, प्रोटोप्लाज्म की उत्पत्ति हुई। और प्रोटोप्लाज्म की उत्पत्ति हो गई तो सेल बना। पहला सेल कौन सा बना? यूनिसेलुलर। कौन सा बना? यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की। फिर इसके बाद में मल्टी सेलुलर। फिर क्या बना? मल्टी सेलुलर, यानी सेल बन गए। और सेल, कई सेल मिल करके क्या बन गए? टिश्यू बन गया। कई सेल मिल करके क्या बन गए? टिश्यू बन गया। ईसू नहीं, टिश्यू। क्या बन गया? टिश्यू बन गया, ऊतक बन गया। कई सेल यानी कई कोशिका एक ही समूह के कोशिका का मतलब, टिश्यू का मतलब क्या होता है? एक ही समूह के कई कोशिकाओं का मतलब ग्रुप। एक ही प्रकार की कई कोशिकाओं का समूह या ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो ऊतक बन गया। और जब ऊतक एक जगह मिल जाते हैं, एक ही समूह के ऊतक इकट्ठा हो जाते हैं तो ऑर्गन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन मतलब अंग। हमारे शरीर का क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और कई अंग बन जाते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं? शरीर की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? शरीर बनता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम था। ये क्या है?
पूरा सिस्टम है जीव विज्ञान की पूरी, एक ही उसमें हमने लाइन में सारा सिस्टम बता दिया। यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेकर के जीवन की उत्पत्ति और किस तरीके से जो है सेल बने, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सिस्टम बना और फिर मानव शरीर, जीव शरीर की बात करेंगे। लेकिन हम लोग ज़्यादातर फोकस किस पे करेंगे? मानव शरीर पर। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? मानव शरीर पर, क्योंकि इसी को जान ले, अपने ही शरीर को जान ले, यही बहुत है। और यहीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जीव विज्ञान में ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं? मानव शरीर पे। पादप जो आपका बॉटनी है वहाँ से प्रश्न, अगर मतलब बायोलॉजी से प्रश्न 5 आएंगे तो पादप से 1 आएगा प्रश्न, और 4 प्रश्न आएंगे आपके जो है जंतु विज्ञान से। और जंतु विज्ञान में भी जो है कहाँ से आएंगे? मानव शरीर पर आएंगे। रोग से आएगा, विटामिन से आएगा, ठीक है, आर्गन से, अंग से आएगा, आँख, किडनी, लीवर, इनसे सबसे प्रश्न आएंगे। सब तो किसके भाग हैं? हमारे जो है मानव शरीर से, मानव शरीर के भाग हैं। तो इसका अध्ययन हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? ऊतक, टिश्यू। तो टिश्यू को हम लोग पढ़ते हैं। टिश्यू क्या है, इसकी परिभाषा अगर करेंगे तो क्या कहेंगे? एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह, यानी समान, एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। और टिश्यू के विज्ञान को जिस तरीके से हम लोग जो है बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो है या हम लोगों ने पढ़ा जो है सेल का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सेल विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऐसे ही टिश्यू विज्ञान का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्ट्री नहीं, हिस्टोलॉजी। देखो मिलता जुलता शब्द है, सब मिलता जुलता शब्द है, हिस्ट्री से बन गया हिस्टोलॉजी। तो ऐसे याद करना है, ठीक है। आप जो है नॉन बैकग्राउंड हो साइंस के, लेकिन आप हिस्ट्री से रिलेट करते हुए चलो। हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री से क्या रिलेट कर सकते हो? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? ऊतक विज्ञान के अध्ययन को। प्रश्न यहाँ से आता है मिलान करने के लिए। मिलान, एक तरफ साइटोलॉजी दे देगा, हिस्टोलॉजी दे देगा, दूसरी तरफ दे देगा ऊतक विज्ञान जो है सेल विज्ञान, यानी जो है कोशिका विज्ञान, कहेगा मिलान करो। 4 ऐसे 4 दे देंगे। तो इस तरीके से जो है हिस्टोलॉजी किस विज्ञान को कहते हैं? ऊतक विज्ञान को। और हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? मायर महोदय ने। किसने दिया था? मायर महोदय ने। सबसे पहले मायर महोदय ने कौन सा शब्द दिया था? हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना है आपको, मायर महोदय को याद रखना, हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। लेकिन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? मार्सेलो को। किसको कहा जाता है? मार्सेलो को, मार्सेलो को। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अलग चीज़ है, इन्होंने तो शब्द दे दिया, लेकिन इस पर काम सबसे ज़्यादा किसने किया था? मार्सेलो ने। किसने किया था? हिस्टोलॉजी। तो मार्सेलो का भी नाम को याद रखना है आपको। मार्सेलो मालपीगी, पूरा नाम क्या है? मार्सेलो मालपीगी। ये माल पानी बहुत पीते थे, घी ज़्यादा पीते थे शायद, इसीलिए इनका नाम था मार्सेलो मालपीगी। माल और घी पी गए, ऐसे याद रहेगा। माल और घी सब क्या कर गए? पी गए। तो मार्सेलो मालपीगी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक विज्ञान का जनक, पिता किसको कहा जाता है? मार्सेलो मालपीगी। तो 2 नाम आपको याद रखना है। हिस्टोलॉजी, मायर ने दिया था शब्द, और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऊतक विज्ञान। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक विज्ञान। ठीक, हम लोग तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जब MSc करते हैं लोग तो उसमें हिस्टोलॉजी अलग से ही एक किताब ही आती है पूरी। MSc के किसी उसमें पढ़ते हैं, पूरा हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं अलग से, पूरा जो है शरीर के ऊतकों के जितने ऊतक हैं, शरीर में जितने आर्गन्स हैं, सबके ऊतक है ना, तो सारे ऊतकों का अध्ययन करते हैं। यहाँ तो हम लोग बहुत ही उसका एक जो है मतलब 1.01% पढ़ेंगे, ठीक है। और उतने ही पूछे जाते हैं, उतना ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इस तरीके से जो है हिस्टोलॉजी की परिभाषा होगी और इसके बारे में। अब हिस्टोलॉजी से प्रश्न आता है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक होते हैं 4 प्रकार के। ऊतक बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला ऊतक होता उपकेशी उपकला ऊतक। कौन सा उपकला? उपकला। इपीथेलियल कहते हैं, इपीथेलियल अंग्रेजी में कहते हैं इपीथेलियल। उपकला ऊतक एपीथेलियल टिश्यू। और दूसरा है आपका संयोजी या कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी या इसको कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, जोड़ने वाला। कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाला सेल, जोड़ने वाला टिश्यू, सेल नहीं, जोड़ने वाला क्या? टिश्यू। और हम लोग मसल वसल दिखाते हैं ना, मसल वगैरह, मांसपेशियों वाला,
तो पेशीय, कौन सा? पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक? तीसरा पेशी ऊतक। इसको बोलते हैं मस्कुलर, अंग्रेजी में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। और आखिरी है हमारे दिमाग का भी एक अलग ही नर्वस सिस्टम पूरा शरीर में फैला हुआ है, तो तंत्रिका ऊतक, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, अंग्रेजी में बोलते हैं नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। अभी तुम सोचते हो जो है तंत्रिका तंत्र, इसका मुख्य भाग जो ब्रेन में है वहीं से नहीं पूरे शरीर में फैला हुआ है। तंत्रिका तंत्र हमारे लगभग 100 अरब तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में। 100 अरब, कल्पना कर लो, 100 अरब, पूरा सिस्टम, ब्रह्मांड पूरा हमारे शरीर के अंदर है। पूरे ब्रह्मांड की रचना हमारे शरीर के अंदर 100 अरब तंत्रिका तंत्र है। जैसे ही कांटा चुभता है तुरंत दिमाग में संकेत पहुंच जाता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो इस तरीके से जो है ये 4 क्या है? ऊतक के प्रकार हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो प्रश्न सीधे यही पूछता है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 5 दे देगा ऑप्शन में, 1 2 3 4 5। तो किस पे लगाना टिक? 4 प्रकार के। अब एक एक का हम लोग थोड़ा बहुत सतही जो है ज्ञान लेते हैं। उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। बायो वाले बच्चे इसको गहनता से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, नहीं तो फिर इसके भी कई तरीके से होते हैं। सल्की ऊतक होता है, कॉलमनर होता है, बहुत कई प्रकार होते हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। वो सब नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल, अब ये काम क्या करता है? कवरिंग काम करता है, कवर का काम करता है। यानी हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, आवरण देता है। इनको क्या करता है? आवरण देता है। जैसे हमारा ये खाल है ना, खाल के नीचे क्या है? जो है ऊतक है, खाल के नीचे ऊतक है, तो उसको जो है कवर प्रदान करेगा। उसको क्या प्रदान करता है? कवर। तो ये एक्सटर्नल जो बाह्य टिश्यू है, बाहरी टिश्यू है, वो बाहर शरीर के जो भी मतलब एकदम हमारे भीतर, जैसे हमारा शरीर का क्या है पूरा जो स्केलेटन है, शरीर का जो है स्केलेटन है, उसके अंदर तमाम आर्गन्स है शरीर के अंदर, किडनी है, हृदय है, ठीक है, स्टोमक है, ये सब क्या है? स्केलेटन के अंदर है। तो कई आवरण में शरीर हमारा सुरक्षित रहता है, शरीर के अंग। तो इसको जो बाह्य अंग है शरीर के, बाह्य अंग का मतलब ये नहीं कि जो ऊपर है नाक जो है, लेकिन ये हमारे स्किन से ढके हुए हैं। स्किन भी क्या करता है? एक आवरण का काम करता है स्किन भी। नहीं तो अभी क्या है, स्किन खींच दो और ऐसे घूमते चले जाए, सब कहेंगे प्रेत आ गया, भूत आ गया, भाग जाएंगे डर के ना। सुंदरता तो हमारी खाली स्किन की वजह से दिखाई देती ना, बाकी शरीर अंदर का ढांचा तो सब एक ही जैसा है। जैसे चमड़ी उतारोगे ना तो पता चल पाएगा ये कौन है, पहचान नहीं सकते हो कौन है। खाली जो है ऊपर की चमड़ी से ही तुम पहचान पाते हैं कि कौन इंसान है, कौन क्या है। तो ये क्या काम करता है? हमारे जो है ऑर्गन्स को कवर प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब जैसे स्किन के नीचे में जो है क्या है? टिश्यूज़ हैं। अब अगर ये आवरण नहीं प्रदान करे तो फिर टिश्यूज़ के ऊपर जो है किसी को मारो, चोट दो या कुछ लग जाए तो वो डैमेज हो सकते हैं। टिश्यूज़ क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। तो इनको सुरक्षा प्रदान करता है, इनको सुरक्षा। और अगर चोट लगती है कहीं पर तो जल्दी से उसको टिश्यूज़ क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। भाई सेल डिवीजन होता है टिश्यूज़ की, सबसे सूक्ष्मतम इकाई टिश्यू क्या होगी? सेल हो गया। सेल का ही तो ग्रुप है, तो टिश्यू कहलाता है। भाई इस तरीके से तमाम सेल बन जाए, ये सेल, ये पूरा क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। ये पूरा टिश्यू कहलाएगा। अब सेल हमारे शरीर में एक सेल तो है नहीं, बहुत सारी सेल्स हैं। कोई भी मानव शरीर चाहे पादप शरीर हो, बहुत सारे सेल हैं और सबके अलग अलग सेल हैं। भाई लीवर का अलग सेल होगा, किडनी का अलग सेल होगा, स्पर्म का अलग सेल होगा, सबके अलग अलग कोशिकाएँ हैं। और उन सब कोशिकाओं का अलग अलग समूह जब मिल जाता है तो टिश्यू बन जाता है। क्या बन जाता है? टिश्यू। तो जो इंटरनल टिश्यू हैं जैसे अग्नाशय, आमाशय, ठीक है, या फिर आपका जिह्वा, ठीक है, तो ये सब, इन सबको आवरण प्रदान करता है कौन? उपकला ऊतक। कौन? उपकला ऊतक। हाँ, टिश्यू। कौन सा उपकला ऊतक? कौन? इपिथेलियल। कौन सा जो है टिश्यू? इपिथेलियल। तो इपिथेलियल टिश्यू जो है उपकला ऊतक क्या करता है? हमारे शरीर के जितने भी आवरण हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, चाहे बाहरी अंग हो चाहे आंतरिक अंग हो, सबको क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा। सबको सुरक्षा। भाई कोई जो है बैक्टीरिया ना घुस जाए अंदर, बैक्टीरिया से बचाने की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा प्रदान करने वाला काम कौन करता है? उपकला ऊतक। इसके बाद में संयोजी ऊतक। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। एक होता है सरल संयोजी ऊतक। एक क्या होता है? सरल संयोजी ऊतक। सरल संयोजी ऊतक, ठीक है, पूरा नाम आप लिख लेना। दूसरा होता है कंकाल टाइप
संयोजी ऊतक, कौन सा? कंकाल संयोजी ऊतक। तीसरा होता है तरल संयोजी ऊतक, सरल और तरल याद रखना, सरल और तरल, सरल और तरल कंकाल। अब सरल में इसमें जो है ज़्यादा मोस्टली जो होता है वो लिपिड होता है, वसा होता है। इसका मुख्य वो क्या है? वसा है, लिपिड है। इसको बोलते हैं एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। कौन सी टिश्यू? ये शब्द याद रखना। एडिपोज टिश्यू किससे संबंधित है? सरल संयोजी ऊतक से। किससे? सरल संयोजी ऊतक से। और एडिपोज का मतलब होता है वसीय ऊतक। कौन सा ऊतक? वसा। हमारे शरीर में जितना, जैसे अभी पेट हमारा निकल आया है ना, अब पेट जब नहीं था तो हम थे जो है 54 किलो के, 55 किलो के, ज़्यादा 60 किलो के। अब पेट निकल आया है तो हो गए 74 किलो के। 14 किलो साला खाली पेट ही पेट हो गया। और पेट में क्या भरा है? वसा भरा है। क्या भरा है? फैट, चर्बी भरी हुई है। क्या भरी है? चर्बी भरी हुई है। तो ये चर्बी होना भी जरूरी है। ये काम क्या करता है? ये जो है संयोजी ऊतक का काम करता है। किसका काम करता है? संयोजी। तो इसको कौन सा संयोजी ऊतक कहते हैं? एडिपोज। कौन सा ऊतक? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज। और ये जो है क्या करता है? एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ता है। संयोजी का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना, जोड़ना। तो कनेक्ट करने वाले यानी एक अंग को दूसरे अंग से, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने वाले जो है ऊतक क्या कहलाते हैं? संयोजी ऊतक। तो उसी में क्या है? एक वसा है। अब जैसे हमारा स्किन है, हमारे स्किन के नीचे जो है टिश्यूज है। अब टिश्यूज पे जो है क्या बिछा हुआ है? वसा बिछा हुआ है। वो क्या है? जैसे ये इस तरीके से मान लो ये तमाम टिश्यू, ये क्या है? टिश्यूज हैं। ये सब क्या है? टिश्यूज हैं। अब इस तरीके से इस टिश्यूज में क्या है? गैप रह गए हैं ना, ये सब क्या है? गैप। तो इसको लीप दिया है किसने? भर दिया है किसने? वसा ने। किसने भर दिया है? वसा ने। तो यही कहलाता है एडिपोज टिश्यू। यही सब क्या कहलाता है? एडिपोज। कनेक्ट कर रहा है ना, सभी टिश्यूज को क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। अब ये जोड़ेगा। अब ये वसा बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे चेहरे पे चमक यही लाता है। जिसको देख लो दुबला पतला होगा, मुरझाया होगा, उसके चेहरे पर चमक ही नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कमी है। किसकी? वसा की, चर्बी की कमी है। और ये चर्बी शरीर में जो है ऊर्जा का अवरोधी होता है, शरीर में ऊष्मा का अवरोधी होता है। ठंडियों में देखा होगा जो मोटे आदमी होते हैं उनको कम ठंडी लगती है, और जो पतले होते हैं उनको ज़्यादा ठंडी लगेगी। मोस्टली महिलाएं देखी होंगी मोटी मोटी, और ख़ास करके महिलाओं को जो है 20% पुरुषों की अपेक्षा कम ठंडी लगती है। तभी तो शादी ब्याह में महिलाएं जो है साड़ी पहन के चली जाती हैं, पुरुष जो है गमछा उमछा सब लपाट के मफलर बांध करके जाते हैं ना, देखा है ना। तो उसका कारण ये कि 20% वसा ज़्यादा होती है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। ठीक, तो जो है एडिपोज टिश्यू के कारण जो है, अब इससे क्या होता है भाई, जो ऊष्मा अवरोधी होता है इस तरीके से टिश्यू। और आपने भी एक देखा होगा, ऊँट देखा होगा, ऊँट पे कुबड़ होता है। ऊँट पे क्या होता है? इस तरीके से देखा होगा, इतना ऐसे ऊँचे उठा हुआ, ऐसे ऊँट है तो उसके ऊपर क्या है? कुबड़ होता है। तो कुबड़ा ऊपर जो उसमें क्या होता है? चर्बी होती है, वसा होती है। उसमें क्या होती है? वसा ही होती है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट रहता है। कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। और वो ऊष्मा अवरोधी होता है। चर्बी क्या करता है? ऊष्मा। और रेगिस्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तान में गर्मी ज़्यादा। अगर उसके कुबड़ नहीं होगा, उसमें वसा ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर प्यासा मर जाएगा। पानी तो उसको जल्दी मिलता नहीं है, तो जल्दी प्यास न लगे इसलिए जो है उसके ऊपर एक चर्बी की जो है कुबड़ी पाई जाती है, कुबड़ पाया जाता है ऊँट के ऊपर, इसीलिए वो होता है। तो वो कौन सा एडिपोज टिश्यू है? वो क्या है? तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि जो है ऊँट के कुबड़ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। ठीक, तो ये एडिपोज टिश्यू हो गया, तो इससे संबंधित। और एक दूसरा है कंकाल टिश्यू, कंकाल ऊतक। कौन सा ऊतक? कंकाल ऊतक। अब कंकाल ऊतक शरीर में जो है जितनी भी अस्थियां हैं, उपास्थियां हैं, ये सब कंकाल ऊतक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? कंकाल ऊतक का काम करती हैं। तो ये मोस्टली जो है एक लिगामेंट होता है। एक क्या होता है? लिगामेंट, स्नायु जिसको बोलते हैं, लिगामेंट। और एक होता है टेंडन, एक होता है, इसको बिगाड़ करके साफ करके इधर फिर से लिखते हैं, कंकाल ऊतक। ये किसका है? संयोजी ऊतक का ही एक पार्ट है। कौन सा? कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक। ठीक है, तो इसमें एक होता है टेंडन, इसको याद कर सकते हो टेंडर से, टेंडन टिश्यू। कौन सा टिश्यू? टेंडन टिश्यू। और एक होता है आपका लिगामेंट टिश्यू। कौन सा होता है? लिगामेंट टिश्यू। ठीक है, अंग्रेजी में लिगामेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु ऊतक कहते हैं। और टेंडन को कंडरा कहते हैं, टेंडन को कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा ऊतक। हिंदी में नहीं पूछा जाता है, अंग्रेजी में ध्यान रखना। टेंडन और लिगामेंट, ये दो कंकाल ऊतक होते हैं मुख्य रूप से। इनका काम क्या होता है? टेंडन का काम क्या होता है कि जो पेशियां हैं, जो हमारे शरीर की पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उन मसल्स को हड्डियों से जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं?
हड्डियों से जोड़ती हैं, उन मसल्स को हड्डियों से जोड़ती हैं। ठीक, तो उन मसल्स को हड्डियों से जोड़ती हैं और या जो है उपास्थियों से जोड़ती हैं, अस्थियों से और उपास्थियों से। अस्थि तो कड़ी वाली हो गई, अस्थि मतलब जो हड्डी, जो टाइट हड्डी है। जैसे शरीर के अंदर घुसोगे आप, एक इमेज बनाओ शरीर के अंदर कि सब कुछ हट गया, हम क्या हैं, जो है हड्डी का ढांचा है, तो वो सब क्या है, वो सब एक जो है कंकाल ऊतक है। कौन सा ऊतक है? कंकाल ऊतक है, क्योंकि उसको भी बनाने के लिए सेल की आवश्यकता हुई होगी ना। बहुत सारे सेल मिलकर के कंकाल की रचना किए हैं, बहुत सारे सेल मिलकर हड्डी बनाए हैं और उस हड्डी में ही एक ऊतक बन गया है। तो उसको कौन कनेक्ट कर रहा है? उस जो ये टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है? जो है जो हमारे मसल्स हैं, जो हम बल्ले बल्ले बनाते हैं ना, इस तरीके से बल्ले बनाते हैं। अब बल्ले हमारे जो बनते हैं वो किस पे जो है, किसके सपोर्ट में है? हड्डियों की सपोर्ट में है। और ये हमारे जो है बल्ले फूल जाते हैं इस तरीके से हड्डियों के ऊपर, वो वसा ही तो आ जाती है। बल्ले क्या है, मोस्टली जब हम बनाते हैं ना, जिम में जा करके बल्ले वल्ले बनाते हैं, तो वो वसा ही होता है। वो क्या होता है? वसा। जो चर्बी होती है वो गर्मी जब खूब करते हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे जिमिंग करने से वो चर्बी इकट्ठा होती रहती है, एक जगह इकट्ठा होती है, फिर कट बन जाता है। कहते हैं अरे बहुत बड़ा कट बना लिया इसने शरीर में। ठीक, ऐसे हम सीने में कट बना लेते हैं तो चर्बी इकट्ठा होती है, पेट की चर्बी। अब जैसे हमारे पेट निकला हुआ है, अगर हम जिम जाएँ तो चर्बी इकट्ठा करके हम सीने पर ले आएंगे तो चर्बी इकट्ठा होकर, अब जो पतला दुल्ला हो क्या बना लेगा? इतना नहीं बनाएगा, चर्बी है ही नहीं तो कहाँ से बनाएगा कट? ठीक, तो जरूरी है चर्बी। तो इस तरीके से टेंडन का काम क्या होता है? प्रश्न यहाँ से आएगा कि टेंडन जो है, कंदरा जो है या कंडरा, वो किसको किसको कनेक्ट करती है? मांसपेशियों को अस्थियों और उपास्थियों से, हड्डियों से भी जोड़ती है और उपास्थियों से। जो है उपास्थि यानी जो लचीली हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। कड़ी हड्डी जो हो गई वो तो क्या हो गई, मतलब हड्डी। और जो लचीली, जैसे कान है, कान में भी तो हड्डियाँ होती हैं जिसको उपास्थि बोलते हैं। ये कान है ना, देखो इस तरीके से कान, अब ये चर्र चर्र हो रहा है ना, तो इसमें बहुत मुलायम वाली हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि। तो यहाँ पर भी तो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी तो टेंडन कनेक्ट कर रहा है जो है किससे? मांसपेशी। अब इसके ऊपर मांसपेशी है ना, मांस पर जो है पेशी है, पेशी मतलब जो सिराएँ हैं मांसपेशियाँ मांस के ऊपर, तो उसको कनेक्ट कर रहा है किससे? जो है हमारे उपास्थि से। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये टेंडन हो गया। और दूसरा है लिगामेंट। दूसरा क्या है? लिगामेंट, स्नायु। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। जब अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, किसको? अस्थि से। बोन को बोन से जोड़ता है तो क्या कहलाता है? वो लिगामेंट। तो प्रश्न यहाँ से आते हैं, लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से, हड्डी को हड्डी से, बोन को बोन से जोड़ता है। और पेशी को हड्डी से या उपास्थि से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। तो ये दो याद रखना है। ठीक, तीसरा है तरल। सरल पढ़ लिए, कंकाल पढ़ लिए, और तरल पढ़ना है। तरल मतलब शरीर में जो है कुछ द्रव हैं जो बहते रहते हैं। जैसे सबसे बड़ा द्रव क्या है? ब्लड है। सबसे बड़ा द्रव क्या है? ब्लड है। तो ब्लड भी तो एक टिश्यू है। तो जो है ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड। प्रश्न आता है तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक किस प्रकार का है? तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का है? तरल संयोजी ऊतक है। या ये तरल मतलब वाहक संयोजी ऊतक है। वाहन भी करता ना, बहता भी है ना, तो वाहक संयोजी ऊतक भी है। कौन सा ऊतक है? वाहक, परिवाहक संयोजी ऊतक क्या है? ब्लड है। और इसके अलावा ब्लड के साथ साथ में एक लिम्फ होता है। एक ब्लड होता है, रक्त होता है, रक्त के साथ साथ में एक होता है लिम्फ। एक क्या होता है? लिम्फ। तो दो क्या हो गए आपके? तरल ऊतक। इसको फिर से इधर चार्ट से समझो। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रक्त तरल संयोजी ऊतक, ब्लड, और दूसरा होता है आपका लिम्फ। दूसरा क्या होता है? लिम्फ। इसको लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब हम डिटेल में आगे जब आर्गन पढ़ेंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे। अभी बस खाली ये नाम जान लो। ब्लड का काम क्या होता है? ये तमाम तत्वों को, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो एक तत्व है जो शरीर में एक हर अंग को पहुँचाता है, प्रदान ले जाता है, परिवहन करता है। ठीक, तो इस तरीके से ये परिवहन करके सभी प्रकार के टिश्यूओं को क्या करता है? जोड़ता है, रक्त। इसीलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। और लिम्फ जो है, लसिका जो है, लसिका जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड को जो है कनेक्ट करता है। लसिका इसके ऊपर बहता है, लसिका इसके ऊपर। इसमें WBC की मात्रा ज़्यादा होती है। लसिका में WBC की मात्रा ज़्यादा होती है। और WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स, ये सब गहराई से आगे पढ़ेंगे। वाइट ब्लड कार्पसेल्स क्या काम करते हैं? ये शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। शरीर में अगर कोई रोगाणु है, कोई रोग घुस रहा है तो उसको मार गिराता है। कौन? WBC। चोट लग गई तो उसे भरता है, तो चोट लग गई उसे भरने का काम, रोगाणुओं से लड़ने का काम कौन सा करता है? लिम्फ ऊतक करता है। कौन सा? लिम्फ टिश्यू करता है। ठीक है, तो लिम्फ टिश्यू भी क्या है? ये भी उसके साथ
बराबर में प्रवाहित होता है, जो रंगहीन होता है। ये तो ब्लड तो कलरफुल है, लाल रंग का है, लेकिन लिम्फ कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, इस ऊतक में कोई रंग नहीं होता है, जो ब्लड को कनेक्ट करता है, ब्लड के साथ साथ में प्रवाहित होता रहता है हमारे शरीर में। ठीक, तो ये तरल ऊतक ए भी है। तो इस तरीके से ये चारों प्रकार के हमने क्या पढ़ लिए? अभी एक रह गया क्या? हाँ, नर्वस रह गया। ये तो 3 हो गए, अभी 2 ही हुए हैं। अच्छा, तरल हो गया, तरल हो गया, वो क्या कहते हैं भाई? 4 कौन कौन से लिखे थे? एक तो उपकला हो गया, कौन सा हो गया? उपकला हो गया। हाँ, और दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? संयोजी पढ़ा, अभी संयोजी ही पढ़ा। ठीक ठीक ठीक, हाँ। अब रह गया है पेशी ऊतक, अब रह गया है पेशी ऊतक, यानी अब इन सब की पेशी लगेगी, मुकदमा चलेगा, सबकी क्या लगेगी? पेशी लगेगी। तो यहाँ मुकदमा नहीं चलेगा, पेशी, मस्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिशू। कौन सा टिशू? मस्कुलर। जो मसल्स हमारे हैं ना, ये सब जो है क्या है? मस्कुलर टिशू है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय, एक क्या होता है? रेखीय, और एक होता है अरेखीय, एक होता है अरेखीय। और अरेखीय प्रकार का ही एक होता है हृदय, अरेखीय प्रकार का ही होता है एक हृदय टिशू, हृदय ऊतक। चूँकि इसको हृदय एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टिशू है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है, नहीं तो ये है किसका? अरेखीय का ही भाग है। अब ये क्या बोला है? अरेखीय, रेखीय। देखो, जो रेखीय होता है ये एक रेखा में होता है, ऐच्छिक होता है। मतलब जैसे शरीर हमारा ढांचा है वो एक रेखा की भांति तो है, हाथ एक रेखा हो गया, पैर एक रेखा हो गया। अब इन सबको जो कनेक्ट, मतलब इन सब में जो टिशू पाए जाते हैं वो क्या होंगे? रेखीय। और अब हाथ हम अपनी इच्छा से, मर्जी हो तो हिलाएं, न मर्जी हो तो ऐसे कर लें, सीधे कर लें। तो ये रेखीय टिशू क्या होते हैं? ऐच्छिक होते हैं। रेखीय टिशू क्या होते हैं? ऐच्छिक होते हैं, यानी हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं। ये टिशू जो है हमारी इच्छा पर, अब हमको बल्ले बनाने हैं, बल्ले बनाने हैं, तो जब हम रोज़ जिम जाएंगे, हमारी इच्छा है हम बल्ले बनाए रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बल्ले बनाए रहे हैं। तो ये जो है रेखीय टिशू है, और कैसे है? ऐच्छिक है। और जो अरेखीय होता है ये अनैच्छिक होता है। ये कैसा होता है? अनैच्छिक होता है। इसमें हमारी इच्छा नहीं चलेगी, इसमें हमारी इच्छा नहीं चलेगी, इसमें ईश्वर की इच्छा चलेगी। इसमें किसकी इच्छा चलेगी? ईश्वर की। लंग्स हमारे काम कर रहे हैं भाई, हमारा हार्ट है, हार्ट भी तो अनैच्छिक है, अरेखीय है। अब हार्ट हमारा जो है 24 घंटे, जब से जन्म लेता है इंसान, मरने से पहले तक हार्ट जो है धक धक करता रहता है। ठीक, मरने से पहले तक। तो वो क्या हमारी इच्छा से कर, हम कह रहे हैं अब सो रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं, बेटा तुम भी सो जाओ। हार्ट से भी कह दें तुम भी सो जाओ, सो जाएगा क्या? अगर सो गया तो फिर सवेरे उठना नहीं है, सवेरे उठना नहीं है। तो ये हमारी इच्छा पर नहीं है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये सब भी, इनको भी सब क्या मतलब एक जो है वो प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब जैसे हमारी हाथ के मसल हो गए, हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स। अब जब हम जैसे दौड़ना है हमको, तो हमारी इच्छा पर तो निर्भर करता है, काम करना है खूब, हमको पढ़ाना है, मुँह बगर बगर चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो अपनी इच्छा से तो पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो है इच्छा नहीं हो रही तो मतलब अब ईश्वर कह रहा है तो पढ़ा रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही तो पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब ऐच्छिक हैं, ये सब क्या है? ऐच्छिक। और जब हम थक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, तो इसी मसल्स पे, मस्कुलर टिशू पे ही क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। एक अम्ल जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो हमको लग जाती है थकान। क्या लग जाती है? थकान। ऐच्छिक जरूर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम थक जाएंगे, पढ़ाते भी थक जाएंगे, दौड़ते थक जाएंगे, हाथ से जो है डंबल उठाते थक जाएंगे। तो थकते क्यों हैं? क्योंकि एक एसिड जमा होने लगता है हमारे टिश्यूज में, एक एसिड जमा होने लगता है। यहाँ से प्रश्न आता है, तो कौन सा एसिड जमा होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? थकान महसूस होती है। हमको क्या महसूस होती है? थकान महसूस होती है। तो थकान महसूस होता है हमारे शरीर में किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। तो अब एक हृदय ऊतक है, हृदय ऊतक ये भी अरेखीय है, अरेखीय प्रकार का ही है, जो अलग से क्या करता है? पूरे हृदय को चारों तरफ से घेर कर रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो सारे ऊतक जो भी है, मस्कुलर भी हैं, ये सब क्या करते हैं? सुरक्षा का जो है आवरण प्रदान करते हैं, तीनों प्रकार के, चाहे रेखीय हो, अरेखीय हो। अरेखीय में जैसे जितने भी आर्गन्स हैं अंदर के, सब क्या है? अरेखीय हैं। चाहे आप जो है आमाशय, अग्नाशय, अब जैसे भोजन खाए, हमारी इच्छा नहीं पचाएंगे, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है क्या? भोजन खा लिए तो वो पाचन तो होना ही होना है, बेशक हम चाहते हो ना पचे, भरा रहे हमारे पेट में, नहीं भरा रहेगा। वो तो भोजन खाए, जैसे ही खाना शुरू किए वैसे ही पहले ही खुराक से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसको तो देखेंगे कहाँ से पाचन शुरू होता है। तो पाचन शुरू हो जाता है, शुरुआत से ही पाचन शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी इच्छा पे नहीं निर्भर है। तो
जितने भी मतलब पाचक तंत्र हैं या जो भी है, ये सब क्या है? अनैच्छिक हैं, ये सब अनैच्छिक हैं। तो इन सबको आवरण प्रदान करता है कौन? पेशी, मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू। तो इस तरीके से हृदय ऊतक हो गए। अब बचता है हमारा चौथा एक, कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। तो चौथा बचता है तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र का अलग से ही पूरा चैप्टर है। तो चौथा हमारा जो है तंत्रिका टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? तंत्रिका टिश्यू। सबके अलग अलग से चैप्टर्स हैं। इसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। जैसा कि मैंने बताया, हमारे शरीर में लगभग 100 अरब टिश्यूज़ हैं जो तंत्रिका टिश्यूज़ हैं। कितने हैं? 100 अरब। बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ हैं। मतलब एक बारीक, बहुत महीन में, जैसे आज के मोबाइल नहीं आते हैं, आज के मोबाइल जो आते हैं उसमें जो वायर्स हैं आपको दिखाई नहीं देंगे, बहुत बारीक होते हैं, बहुत पतले, बहुत महीन होते हैं। उनको देखने के लिए आप देखा होगा, मोबाइल सही कराने ले जाते हो तो एक बायनोकुलर रखे होते हैं, ठीक, सूक्ष्मदर्शी रखते हैं, उससे देखते हैं तब उसको कनेक्ट कर पाते हैं, दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो तंत्रिका है, नर्वस सिस्टम है, ये इसका जाल पूरा फैला हुआ है। हर नाक से लेकर के खोपड़ी, पैर, घुटने, सब जगह फैला हुआ है। और सब कनेक्ट कहाँ है? सबका जो है एडवाइज़र या सबका कंट्रोलर कहाँ है? जो हमारा हेड है, न्यूरॉन है, जिसको जो हमने बताया था, न्यूरॉन, जिसका कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ से वो क्या है? सब जो है कनेक्ट है, सारा जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमको कांटा पैर में चुभता है, तलवे में चुभा और संकेत कहाँ पहुँच गया? हमारे न्यूरॉन में तुरंत पहुँच जाता है वहाँ से कि तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया। और वो सबको आदेश देगा, सारे जितने फंक्शन है, जो मतलब उसको काम करने वाले, उसको कहेगा कि चलो तुम जो है सेल डिवीज़न वाले को काम दे देगा कि तुम सेल डिवीज़न करना शुरू करो, वहाँ घाव हो गया है, अब इसको भरना शुरू करो। सबको आदेश देता है ना, मैंने जो केंद्रक जिसका नर्वस सिस्टम होता है। तो इस तरीके से जो नर्वस टिश्यू है वो हमारे शरीर में पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अलग से पूरा सबका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर टिश्यूज़ कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए। टिश्यूज़ कितने हो गए? 4 प्रकार के हो। एपिथेलियल, देखो अंग्रेजी में नाम याद रखना, हिंदी में तो जो है आते भी नहीं हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। आजकल परीक्षाओं में मतलब इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश, हिंदी नहीं पूछी जाती, किसमें? इंग्लिश में रहता है। तो ऐसे लिखा होगा एपिथेलियल, एपिथेलियल। लेकिन हमारे कुछ हिंदुस्तानी जो है समझदार थे, तो उन्होंने इसी का ट्रांसलेट कर दिया, एपिथेलियन कर दिया। एपिथेलियन, हिंदी में इसको कहते हैं एपिथेलियन। वैसे क्या कहते हैं? उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला। अब उपकला शब्द नहीं है, आपको एपिथेलियन मिलेगा या एपिथेलियल मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ अपने देवनागरी में, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिलेगा। अब आप चाहे हिंदी में देखो चाहे अंग्रेजी में देखो, दोनों जगह यही मिल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको ये शब्द याद रखना है, ये शब्द याद रखना है। याद होने में दिक्कत नहीं है, बस आपको केवल फोकस करना। देखो पढ़ाई तब बोरिंग लगती है जब आप पढ़ाई को जो है मतलब ये समझते हो कि हमारे लिए बोझ है। पढ़ाई को जब बोझ समझते हो तो बोरिंग लगती है। और जिस दिन से पढ़ाई को आपने बिल्कुल एंजॉय करना शुरू कर दिया ना, कि बिल्कुल ऐसे जीवन का एक जो है हमारे मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है पढ़ाई या सीखना कुछ भी, तो ऐसे लर्निंग, पढ़ाई को लर्निंग की तरीके से लो, सीखने की भांति लो। ऐसा नहीं पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको नौकरी करनी है, तब तो आप बोझ मानोगे। नौकरी के लिए पढ़ोगे तो बोझ मानोगे, नौकरी के लिए सोचना नहीं, और नौकरी तो मिलेगी अगर इस तरीके से पढ़ोगे। नौकरी को तो देखो, इसीलिए तो कृष्ण जी ने कहा है कि जो है कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। तो ये बात वहीं से बनकर आती है कि हमें जो है बिना किसी मतलब हर चीज़ को एंजॉय करते हुए काम कर। जिस भी काम में आप डूब जाओ ना, उसको एंजॉय में करो, एंजॉय में लो, तो फिर पढ़ाई भी आपको बोझ नहीं लगेगी। और जो चीज़ बोझ नहीं लगेगी फिर उसमें तो मज़ा आएगा काम करने में। अब हमारा बैकग्राउंड साइंस नहीं, बायोलॉजी नहीं, अभी तो आप बायो देख रहे हो, जब फिजिक्स भी पढ़ाने लगेंगे, जब आपको जो है फिजिक्स के साथ साथ में जो मतलब अप्लाइड साइंस पढ़ाएंगे, अप्लाइड साइंस में बहुत मज़ा आएगा। पूरा घुमा देंगे, पूरा ब्रह्मांडीय जो है पूरा वहाँ तक ले जाएंगे, जो है सैटेलाइट से घुमाएंगे, सैर कराएंगे, तो लगेगा कि सैर कर रहे हैं ब्रह्मांड की, जो है पूरा सैटेलाइट में बैठ करके घूम रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको एंजॉय करके पढ़ोगे, हर चीज़ को एंजॉय करके जब पढ़ोगे तो फिर बोझ नहीं लगेगा। अब उसका भी एक तरीका है। अब जैसे हम लोग डेली क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि जो है आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, रोज़ टालते रहते हैं ना, हमारे लिए तो अभी आगे भी समय आएगा। तो उसके लिए क्या करो, अलार्म कोई भी काम नहीं करता है, उसके लिए डेली आप जैसे कोई आ जाए, किसी के पास 10 का नोट है क्या, 10 का 5 का नोट है किसी के पास? सिक्का नहीं, नोट सिक्का नहीं। सिक्का नहीं, नोट, एक का मतलब सिक्का नहीं, नोट हो, 1 रुपया 10 रुपया। अब आ जाओ, कोई आ जाओ, उसको भी सिखाता हूँ कैसे जो है हमें पढ़ना है।
जादू सिखाता हूँ। अब यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। अब देखो इधर आ जाओ। अब ये जैसे कह रहे हैं हमें पढ़ाने में हमारी जो है पढ़ने में या कोई भी काम करने में इच्छा नहीं होती है, सवेरे सोते रह जाते हैं, जगते नहीं हैं, नींद खुलती है फिर सोते रह जाते हैं। तो अब इनको क्या करना है, इनको अपने आप को दंड देना है, अपने आप को दंड देना है। भाई देखो गांधी जी यही तो करते थे, जो है अपने आप को दंड देते थे, अपने आप को क्या देते थे, दंड देते। अब भाई देखो 10 रुपया शहीद होने जा रहा है 10 रुपया शहीद होने जा रहा है, हालांकि मैं दे दूंगा। तो अब जो है दंड स्वरूप इनको क्या करना है, पर डे जो है 1 10 का नोट लेना है, फाड़ देना है। अगर इससे बड़ी औकात है तो इससे बड़ा फाड़ो, 50 का फाड़ो, 100 का फाड़ो। इन्हें अब जब ये आप 4-5 दिन कर लोगे ना, फाड़ते चले जाओगे, तो फिर आपको लगेगा रोज़ फट रहा है, इसे अच्छा पढ़ना शुरू करते हैं, इसे अच्छा पढ़ना शुरू कर दें। तो इसको कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ पनिशमेंट। तो अपने आप को दंडित करना है, अपने आप को दंडित करो। कोई काम अगर सवेरे नींद नहीं खुलती, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये आप 1 हफ्ता कर लोगे, 1 हफ्ता कर लोगे, फिर 9वें दिन आप तुरंत उठ जाओगे जैसे ही। लेकिन इसको ईमानदारी से करना है, ऐसा नहीं कि जो है एक दिन शहीद करके, अरे हमने तो गुरुजी ने बताया था आप शहीद कर दिए, अब सोते हैं आराम से। जब आपके 50 रुपये 60 रुपये फट जाएंगे तो अगले दिन से कहोगे आप नहीं फाड़ेंगे, आप काम करेंगे। तो इसको सेल्फ पनिशमेंट कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो पढ़ने के लिए। नहीं तो फिर आप जो है किसी का वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे कुछ कर रहे हो, उससे मोटिवेशन आता है, लेकिन अंदर से नहीं आता है, अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। तो इसको जो है सेल्फ पनिशमेंट कहते हैं। अब ये मैंने जो है उदाहरण के तौर पे फाड़ा है, तो अब ये जो है दिक्कत नहीं लो, नहीं तो दे देना, चलो नहीं लो मम्मी के दिखा देना, अपने ले जाओ, ठीक है। तो ऐसे सेल्फ पनिशमेंट करो, ऐसे ही अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट करके आप जो है लगा सकते हो मन पढ़ने में, कोई भी काम करने में। मतलब आप टालोगे नहीं कि हमें आज नहीं कल करना है, परसों करना है। तो ये सेल्फ पनिशमेंट वाला तरीका बहुत अच्छा है।